सभी बच्चों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। और आज मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ शारीरिक शिक्षा, चूंकि इस टॉपिक पे बच्चों की बहुत क्वेरी आई। बहुत बार मुझे कमेंट किया गया कि इस टॉपिक पे आप मॉडल पेपर लेकर के उससे संबंधित क्या कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्योंकि हाल के दिनों में हर विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा का एग्जाम चल रहा है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, वो थोड़ा मुझे बताया जाए। ऐसा बच्चों का क्या था, प्रश्न था, तो उसको मैं लेके आया हूँ। बच्चों देखिए, मैं निचोड़ निकाला हूँ। इसमें 11 विषयों पे लगभग ज्यादातर शारीरिक शिक्षा में बातें पूछी जाती हैं, इनको मैं बताऊंगा। बच्चों देखिए, क्या है कि अब आपको पता है कि 10 नंबर तो आपका क्या हो जाता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप का, और 40 नंबर आपका लिखने वाला हो जाता है। ये पूरे प्रश्न होते हैं, लेकिन उनमें से मैं निचोड़ जो निकाला, जो ज्यादातर मॉडल पेपर्स में मिले मुझे पेपर प्रश्न, ये इस प्रकार से मिले। देखिए बच्चों, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। पहला प्रश्न है वायु संक्रमण। अब वायु संक्रमण से कई प्रकार के प्रश्न बने। पहली बात तो पहला प्रश्न बनेगा, वायु संक्रमण है क्या? वायु संक्रमण है क्या? तो आप देखिए, वायु को अलग करिए, संक्रमण को अलग करिए बच्चों। तो वायु का आशय क्या होता है? हवा। और संक्रमण का आशय क्या होता है? एक प्रकार की बीमारी जो एक से दूसरे के पास जाती है, वो संक्रमण हुआ। तो यहाँ वायु संक्रमण, वायु से फैलने वाली बीमारियां जो होती हैं वह वायु संक्रमण कहलाती है। जैसे जुकाम, जुकाम क्या होता है? वायु संक्रमण। जैसे कोई व्यक्ति को जुकाम हुआ, वह छींकता है, तो उसके बैक्टीरिया जो वायरस क्या होते हैं कि उससे निकल करके कीटाणु और सम्मुख प्रस्तुत व्यक्ति में वह पहुंच जाते हैं। और जैसे टीबी, टीबी भी क्या है? यह वायु संक्रमण से होता है। जैसे कि वायु में द्वारा टीबी का अगर रोगी है, दमा का रोगी है, वह छींकेगा, खांसेगा, तो उससे क्या होता है कि हवा में प्रवाह होता है और उसके कीटाणु जो होते हैं वो अन्य व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं और आसानी पूर्वक उसमें वह जुड़ जाते हैं और वह भी बीमार पड़ जाता है। तो यह होता है वायु संक्रमण। इससे प्रश्न पूछेगा वायु संक्रमण क्या है, तो बता सकते हैं वायु संक्रमण किससे फैलने वाले रोग, एक दो का नाम, तो दो का नाम हम बता ही चुके हैं। वायु संक्रमण कैसे फैलता है तो आपको बता देना है। वायु संक्रमण वायु के माध्यम से फैलता है, इसका माध्यम वायु होता है। वायु संक्रमण से बचने का तरीका, वायु संक्रमण से बचने का तरीका क्या है कि और तो मुझे नहीं लगता विशेष कोई तरीका है, लेकिन अपने आप को आप कवर कर सकते हैं। जैसे कि आज के देख रहे हैं, जैसे कोरोना काल आया है, हम मास्क लगाते हैं, तो मास्क अगर लगाते हैं तो मास्क से क्या होगा कि डायरेक्ट उसका क्या है, मेरे फेस पे नहीं आएंगे, तो हम बचे रह सकते हैं, अपनी सुरक्षा खुद से कर सकते हैं अपने मुख को ढक करके। दूसरा प्रश्न है बच्चों संस्कार। संस्कार क्या है, संस्कार के फायदे क्या है, संस्कार के नुकसान क्या है, ये सारी चीजें देखते हैं। संस्कार का आशय अगर हम देखें तो शुद्धिकरण से है, परिमार्जन से है। शुद्धिकरण ही संस्कार कहलाता है। जैसे हमारे सनातनियों में, सनातन धर्म में खोडस प्रकार के 16 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं। तो इन संस्कारों को हम क्या करेंगे कि बाद में देखेंगे। तो ये संस्कार 16 प्रकार को शुद्धिकरण, अर्थात संस्कार जब किया जाता है तो व्यक्ति का क्या होता है? शुद्धिकरण। जैसे हम कहते हैं उपनयन संस्कार, तो ये संस्कार हुए। और अगर सामान्य भाषा में देखें, संस्कार, लोग कहते हैं यह व्यक्ति संस्कार विहीन है। तो संस्कार विहीन का अर्थ क्या है कि आप में अनुशासन नहीं है, आप में किसी कार्य को करने का जो तौर तरीका नहीं है, वह संस्कार नहीं है। जैसे आप मान लीजिए खाना ही खा रहे हैं, तो खाना खाने का जैसे हम लोगों को क्या कहा जाता है कि इस हाथ से, दाएं हाथ से खाया जाए, न कि बाएं हाथ से खाया जाए, ये संस्कार के तहत लिया जाता है। जैसे किसी को गाली नहीं देना, ये क्या है? मेरा संस्कार है। किसी के सम्मुख हमें कितना बोलना है, कितना बतियाना है, ये सब हमारे क्या करते हैं? संस्कार को प्रदर्शित करते हैं। तो संस्कार का ऐसे क्या होता है? संस्कार किसे कहते हैं? संस्कार का मतलब होता है शुद्धिकरण, परिमार्जन। संस्कार ये हुआ। और संस्कार का योगदान देखें तो अगर जिन परिवारों में बच्चों में संस्कार रहता है, वह क्या होते हैं? सदैव सम्मान के पात्र होते हैं। जहां बैठते हैं उनको सम्मान मिलता है, क्योंकि उनमें अनुशासन, संस्कार का मतलब जो संस्कारी होगा वह अनुशासित निश्चित होगा। तो अनुशासित व्यक्ति ही संस्कारी बन सकता है। अनुशासनहीन व्यक्ति संस्कार विहीन ही हो सकता है, संस्कार सहित नहीं हो सकता। बच्चों अगला प्रश्न है वार्म अप। जैसे वार्म अप, आप कभी खेल कूद करने जाते हैं या दौड़ ओड़ करने जाते हैं, ऐसे ऐसे दौड़ते हैं जो, तो ये क्या होता है? स्टार्ट में हम अपने बाहों को आगे पीछे करते हैं या ऐसे करते हैं, कसरत कुछ करते हैं, मतलब अपनी बॉडी को हीट करते हैं, वो होता है वार्म अप। अब वार्म अप क्या है? तो मतलब हम अपने शरीर को व्यायाम के पहले या दौड़ के पहले हम अपने शरीर को गर्म जो करते हैं, गर्म करने की प्रक्रिया को
वार्म अप कहते हैं। वार्म अप से लाभ क्या होता है, वार्म अप से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, अगर प्रश्न रहे तो आप लिखेंगे वार्म अप से शरीर पर ऐसा प्रभाव पड़ता है, हमारी शरीर हीट हो जाती है और हमारे अंदर जो सुस्ती रहती है वह स्फूर्ति में बदल जाती है और हम किसी कार्य को करने के लिए थोड़ा ज्यादा अग्रसर हो जाते हैं, ज्यादा हम क्या कर सकते हैं जी, ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। वार्म अप से ये मेरे बॉडी पे प्रभाव पड़ता है। अगला है बच्चों अस्थि। अस्थि बड़ी छोटी, अस्थि क्या है ये नहीं प्रश्न पूछा जाएगा। अस्थि बोन जिसको कहते हैं, हड्डी जिसको कहते हैं, वो अस्थि है। अब इसमें प्रश्न पूछा गया था आपको कि सबसे बड़ी हड्डी और सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर की, तो आपको पता है सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वह फीमर होती है। क्या होती है, फीमर। और सबसे छोटी जो होती है स्टेपिज होती है, स्टेपिज। और ये बच्चा पाया कहाँ जाती है, ये जांग में पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है, जांग में। और ये कहाँ पाई जाती है, कान में पाई जाती है। तो ये देखिए आपको याद रखना होगा कि सबसे बड़ी हड्डी जो है वह फीमर है, जो जांग में पाई जाती है, और सबसे छोटी हड्डी जो स्टेपिज होती है, जो कहाँ पाई जाती है, कान में पाई जाती है। अब अगला शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा जो है, शारीरिक मतलब शरीर के बारे में जो शिक्षा हमें मिलती है वह शारीरिक शिक्षा कहलाती है। अर्थात शरीर के बारे में, शरीर में जो भी होता है उन सब के बारे में, अर्थात कह सकते हैं शरीर की आंतरिक संरचना, शरीर की बाह्य संरचना, दिमाग की संरचना, दिमाग के बारे में, इसको हमें कैसे शुद्ध रखना है, कैसे अशुद्ध करना है, कैसे अशुद्धता से बचाना है, कैसे अपने मस्तिष्क को एकाग्रचित करना है, ये सारी बातें जहां पे बात करी जाए जिसके अंतर्गत आती हैं वह कहलाती है शारीरिक शिक्षा। ये रहा शारीरिक शिक्षा। आसन। आसन क्या होता है, आसन अगर कहा जाए, आसन की परिभाषा कही जाए तो चित्त को एकाग्रचित करना। चित्त, चित्त मतलब समझते हैं आप, अपने चित्त को एकाग्रचित करना तथा सुख देने वाले, सुख देने वाले बैठक को, सुख देने वाले बैठक मतलब जिस रूप में जो हमें सुख प्रदान करे, आनंद प्रदान करे, उस आनंद रूपी बैठक को क्या हम कहते हैं, आसन कहते हैं। हमारे पहला बात क्या है होना चाहिए बच्चों, पहले तो हमारे चित्त को क्या करना चाहिए, स्थिर करना चाहिए, एकाग्र चित्त करना चाहिए, कंसंट्रेट करना चाहिए। अगर हमारा चित्त पहले एकाग्र चित्त हो और हम जब बैठे तो हमें कंफर्ट फील हो, उसे क्या कहते हैं, हम आसन कहते हैं। आसन भी बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कुछ आसन हम आपको बता देते हैं, सुखासन हो गया, हलासन हो गया, आपका धनुरासन हो गया, आपका पश्चिमोत्तानासन हो गया, आपका सर्वांगासन हो गया, ये सब आसन होते हैं। अब इसमें डिटेल्ड चर्चा किसी दिन कर देंगे बच्चों। अब आगे है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य क्या होता है, मानव स्वास्थ्य से हम क्या समझते हैं, स्वास्थ्य मतलब हमारी जो स्थिति है, जो हमारी स्थिति मानव शरीर का जो सही ठीक ठाक तरीके से चलना ही उसका क्या कहलाता है, स्वास्थ्य कहलाता है। स्वास्थ्य कैसे, मानव का स्वास्थ्य ठीक कैसे रहेगा, उसके लिए ऐसा प्रश्न अगर आ जाए तो मानव का स्वास्थ्य अच्छा तब रहेगा जब मानव संयमित रहे, नियमित रहे अपने किसी कार्य को करने में। जैसे हमें सोना है, हमें जगना है, इसका नियम होना चाहिए कि हमें इतने बजे सोना है, इतने बजे जगना है। हमें खाना खाने का नियम होना चाहिए, हमें कहीं दौड़ने का नियम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हम 5 किलोमीटर दौड़े और कल 25 किलोमीटर दौड़ ले, तो अगर अगले दिन 25 दौड़े हैं तो उसके अगले दिन हम 1 भी किलोमीटर नहीं चलेंगे, अर्थात 4-5 दिन हम बेड पे रहेंगे। तो देखिए क्या है कि स्वास्थ्य अगर आपको बेहतर करना है तो आपको हर चीजें नियमित करनी होंगी। अगर हमें रनिंग ही करनी है और ज्यादा लंबी रनिंग करनी है तो हमें स्टेप बाय स्टेप करके थोड़ा थोड़ा करके उसको बढ़ाना होगा। ये नहीं कि एकाएक हम अपने रनिंग को बढ़ा दें। तो हमें क्या है कि स्वास्थ्य से संबंधित इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। स्वास्थ्य को हम कैसे, अपने मानव शरीर को, स्वास्थ्य को कैसे मेंटेन रखें, कैसे उसको बेहतर रखें, उसके लिए अगर कहा जाए तो हम अपने मानव शरीर को, हम अपने शरीर को नियमित और संयमित करके, अनुशासन में रख करके हम इसको क्या कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं बच्चों। अब आया मानव कर्तव्य समाज में। अब समाज में मानव का कर्तव्य क्या होता है, तो मानव का कर्तव्य अगर समाज में देखा जाए तो पहला ही कर्तव्य हम बच्चों कहते हैं जो हम मानते हैं। हमारा पहला कर्तव्य होता है कि हम ऐसे कोई कार्य न करें जिससे समाज पर या समाज में रहने वाले लोगों को हमारी वजह से कोई पीड़ा हो। पहला हमारा कर्तव्य होता है। जैसे एग्जाम्पल हम कहते हैं कि मान लीजिए हमें एक, चूंकि हम ऐसा छोटा एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं
कि अक्सर देखा जाता है कि जैसे आप देखते हैं कि कभी कदार ऐसा होता है कि टेंट पंडाल लगाया जाता है और रोडों पे देखते हैं कि आधे से ज्यादा रोड को क्या कर लिया जाता है, कवर कर लिया जाता है, छीन लिया जाता है और थोड़ी सी जगह दे दिया जाता है लोगों को आने जाने के लिए, रोड वाले लोगों को आने जाने के लिए, गाड़ी के लिए। लेकिन होता क्या, उसके बावजूद भी लोग नहीं मानते, टेंट पंडाल लगाने के बावजूद भी कुर्सी उस पार रख लेते हैं कि मतलब आने जाने में लोगों को ज्यादा अच्छी खासी परेशानी हो। तो ये क्या है, मानव का कर्तव्य है कि हमें अपना, अगर पंडाल, मान लीजिए मेरे पास व्यवस्था नहीं है, हम पंडाल लगाना ही चाहते हैं, तो हम आधे से कम सड़क पे लगाएं या आधे लगाएं जिससे कि आवागमन बाधित न हो और लोगों को परेशानी न हो। लोग भी समझ सकते हैं कि आपके पास जगह नहीं थी इसलिए आप आधा रोड ले लिए हैं और आधा छोड़ दिए मेरे आने जाने के लिए, तो लोग थोड़ी सी आपकी समस्या को समझ करके वहां इग्नोर कर देंगे और निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप आधे से ज्यादा या पूरा पूरा कवर करेंगे तो लोगों को दिक्कत होगी और आपको अच्छा बुरा सुनाएंगे। दूसरा अगर हम पॉइंट लेते हैं बच्चों, दूसरा पॉइंट क्या होता है, समाज में हमारा कर्तव्य अगर कहें तो समाज में दूसरा कर्तव्य हम कहते हैं कि हमारा क्या होना चाहिए, समाज के प्रति कर्तव्य। देखिए हम हर व्यक्ति को जा करके तो ये नहीं बता सकते कि आप ये करिए ये नहीं करिए, हम पहले खुद में सुधार करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए मुझे ये कहना है कि गुटखा खाना बुरी बात है, तो गुटखा खाना बुरी बात है तो हम गुटखा खा करके नहीं कहने जाएंगे कि गुटखा खाना बुरी बात है। जैसे हम गुटखा खा ले, मुंह में डाल ले, वो कहे बटो प्यारे मेरे प्यारे मित्रों गुटखा खाना बुरी बात है। अब हम खुद ही मुंह में डाले हुए हैं, ठूके जा रहे हैं, ठूके जा रहे हैं, ठूके जा रहे हैं, मतलब हम थूक करके पूरे अपने शर्ट पैंट पे थूक लिए और उसके बाद कह रहे हैं कि गुटखा खाना बुरी बात है। तो सामने वाला क्या मेरी बात को मानेगा? नहीं मानेगा, क्योंकि उसको पता है कि आप तो खुद बुरे व्यक्ति हो, तो आप मुझे क्या सजेशन देने आए। तो इसलिए बच्चों दूसरा कर्तव्य हम मानते हैं कि हमें अगर समाज में कुछ बेहतर करना है, समाज में सुधार का कार्य करना है, तो हमें खुद सुधरना होगा, हमें उन बुराइयों से दूर रहना होगा। और अगर हम दूर रहेंगे तो कुछ लोग तो हमें देख करके उन बुराइयों से दूर होंगे और कुछ लोगों को हम तब कह भी सकते हैं कि भैया ये करना बुरी बात है, तो वो ये नहीं पलट के कहेगा आप भी तो करते, भाई हम नहीं करते इसलिए कह रहे हैं। तो मान लीजिए अगर आप 100-50 को कहे तो 1-2 तो आपकी बात मान ही लेंगे। अगली बात अगर हम करें समाज के प्रति आपका कर्तव्य, जैसे आप देखिए आप समाज में रह रहे हैं तो आपके पास जैसे अर्थ है, धन है, तो धन को आप क्या करें, हम नहीं कहते बांटिए, लेकिन धन को आप सही जगह लगाइए। जैसे कि आप देखते हैं कि गांव में आपके पास बहुत पैसे हैं, आप जीएसटी कटवा रहे हैं, आप टैक्स कटवा रहे हैं, आपको तमाम पैसे जा रहे हैं, तो आप क्या करिए, जैसे आप जानते हैं कि मानक कटौती से बचने के लिए आप किसी संस्था वगैरह में दान कर देते हैं तो आपका बचत हो जाए। तो आप जैसे मान लीजिए कि एक तौर पे लड़कियों की शादी हो रही है, सामूहिक शादी होती है, कोई संस्था बनाए, उस संस्था में जाके आप 10-20 लाख 50 लाख जो भी आपके पास हो डोनेट कर दीजिए। तो आपके क्या होगा, आप टैक्स से कटौती होगी, लेकिन आप क्या करते हैं, टैक्स खुद चोरी करने के लिए ऐसे संस्था को देते हैं, कुछ देते हैं और ज्यादातर बिल बनवा के आप ले लेते हो, वहां गबन करते हैं। तो गबन नहीं करें, ये आपका कर्तव्य है कि अगर आपका कट ही रहा है तो अच्छे जगहों पे दे और उसका दूसरे का भी भला हो। भरे हुए व्यक्ति को अगर जो खुद पहले से भरा उसको आप भरने जाएंगे तो वह आपके एहसान को नहीं मानेगा, जो खाली है उसको अगर आप देंगे तो वह आपके एहसान को भी मानेगा और आपके किए हुए काम उसके लिए क्या होंगे, मददगार साबित होंगे। ये सारे हो सकते हैं बच्चे, बहुत सारी चीजें होती हैं मानव समाज के कर्तव्य, मानव के कर्तव्य समाज के प्रति। ऐसा अगर हम बोलेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अगला और महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, इसको देखा जाए, ये जो पॉइंट है बच्चों ये अक्सर पूछा जाता है, ये तो हम कह सकते हैं दावे के साथ हर जगह पूछा जाता है। क्योंकि जब मैं PGDYO किया था तो वहां भी ये प्रश्न मुझे 2 चक्कर मिला था। तो ये हम जानते हैं कि अक्सर पूछा जाता है प्रश्न, ये वृद्धि और विकास क्या है। वृद्धि क्या है, विकास क्या है। वृद्धि का आशय होता है बच्चों बढ़ने से, वृद्धि का आशय होता है बढ़ने से, लेकिन वृद्धि का एक निश्चित दायरा होता है, उतना ही बढ़ सकता है। वृद्धि का एक निश्चित दायरा होता है, वह उतना ही बढ़ सकता है। जैसे हमारे वृद्धि का, हमारी लंबाई का एक दायरा है कि हम 6 फीट हो सकते हैं, 7 फीट हो सकते हैं, 8 फीट हो सकते हैं, उसके ऊपर नहीं हो सकते। हम चौड़े हो सकते हैं तो एक लिमिट है, उतने चौड़े हो सकते हैं, उससे ज्यादा
नहीं बढ़ सकते। लेकिन अगर बात करी जाए विकास की, तो विकास किसका होता है? वह दिमाग का होता है, मस्तिष्क का होता है, आंतरिक चीजों का होता है। और यह क्या है? बाह्य चीजों का, जिसको आप देखते हैं वह वृद्धि कहलाती है, और जो दिखता नहीं वह क्या है? विकास है। जैसे हमारे दिमाग का विकास सतत होता रहता है, हम जब से पैदा होते हैं और जब तक हम मृत प्राय नहीं होते तब तक हमारे दिमाग का सतत विकास होता रहता है। तो वह वृद्धि नहीं है, वह विकास है। तो यहाँ वृद्धि और विकास क्या है ये पूछा जा सकता है। वृद्धि और विकास में अंतर भी पूछा जा सकता है। तो वृद्धि क्या है? वृद्धि निश्चित समय तक होती है, जैसे किसी मानव में 20 वर्ष 21 वर्ष तक उसके पढ़ने की वृद्धि होने का उम्र होती है। लेकिन विकास जो होता है उसके जन्म से लेके मरणोपरांत तक उसके जीवन में विकास होता रहता है, सतत विकास होता रहता है। ये आप लिख सकते हैं। अब बच्चों आया खेल। खेल क्या है? ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे हैं। खेल, खेल क्या है? अब आप खेल की अगर बात करें तो खेल क्या है? खेल क्या है? एक प्रकार का आनंद देने वाला साधन है। खेल अगर हम करें, खेल क्यों खेला जाता है? सुख के लिए नहीं खेला जाता है, वो आनंद के लिए। चूंकि सुख और आनंद में अंतर है। सुख का आशय होता है कि जो हमें भौतिक सुख संसाधन से मिले, भौतिकतावादी दुनिया से मिले, वह हमें सुख है। जो हमें जो दिख रहा है वह अगर हमें मिल रहा है तो हमें सुख है। लेकिन जो हमें दिख नहीं रहा है, जिसको हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, जिसको हम केवल फील कर सकते हैं, जिसका हम क्या कह सकते हैं बच्चों, जिसको हम अपने अंदर उसको महसूस कर सकते हैं, वह बनता है आनंद। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे कहें कि अगर मेरे घर एक छोटे से नन्हे से मेहमान का आगमन होता है जिस दिन, वो चाहे मेरी बिटिया हो चाहे मेरा बच्चा हो, जिस दिन उसका आगमन होता है तो उस दिन मेरे खुशी का, मेरे आनंद का पारावार नहीं होता है। मेरे आनंद की, कह सकते हैं हम उस आनंद की पराकाष्ठा पे होते हैं, उसकी परिसीमा पे होते हैं, उसके अनंत, कह सकते हैं जो चीज हम उसको बयां नहीं कर सकते हैं। वो जो आनंद मिलता है उसको हम बयां नहीं कर सकते, उसको हम बता नहीं सकते, शब्दों में उसको कहना मेरे हिसाब से तो नहीं है। मैं नहीं कह सकता कि कितना आनंद है, क्योंकि वो परमानंद होता है, आनंद नहीं होता है, विशिष्ट आनंद होता है, परमानंद होता है। तो वो क्या है बच्चों? आनंद। और सुख क्या होता है? जो हमें मिल गया। जैसे हम मान लीजिए आज मेरे पास बाइक नहीं है, साइकिल से चलते हैं, कल हम बाइक खरीद लेंगे, परसों हम कार खरीद लेंगे, फिर हम क्या कर लेंगे और बड़ी बड़ी कारें खरीदेंगे, फिर मन होगा भैया फ्लाइट खरीद लें, खुद का जेट रख लें, हम क्या करें? तो ये सब क्या है? ये सुख है कि हमें इलाहाबाद जाना है तो हम फ्लाइट से जाएंगे और कम समय में बेहतर तरीके से पहुंच जाएंगे। लेकिन आनंद क्या है कि हम साइकिल से ही जा रहे हैं पति पत्नी अपने बच्चों के साथ, लेकिन क्या है उसमें मिठास होनी चाहिए। पत्नी मुझ पर विश्वास करे कि हमारा पति जो जितने तरीके से ले जा रहा है बेहतर तरीके से ले रहा है, और उसको मेरे बातों से खुशियां मिल रही है, मेरे साथ उसको चलने में खुशियां मिल रही है, आनंद मिल रहा है, वो आनंद है। संसाधन तो साइकिल है, कोई एरोप्लेन से अपनी वाइफ को लेके जा रहा है और हम साइकिल से लेके जाते हैं, लेकिन उनको क्या है? सुख मिल रहा है लेकिन आनंद नहीं मिल रहा है। वो क्या है? क्योंकि उनकी आकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। और हमारे यहाँ क्या है कि हमारी सीमित व्यवस्था है, तो हम साइकिल से चलते हैं, तो साइकिल से मेरे परिवार चलेंगे, तो उनको क्या है? उनको लगता है कि मेरे पिताजी खुद अपने पग से पायदान मार मार के हमें लेके चल रहे हैं, तो उनको मेरी मेहनत का एहसास होता है, तो वो आनंदित होते हैं कि मेरे लिए किया जा रहा है। तो देखिए सुख और आनंद ये होता है। तो खेल क्या है बच्चों? खेल आनंद के लिए खेला जाता है, सुख के लिए नहीं। क्योंकि खेल से सुख नहीं मिलता, आनंद मिलता है। क्योंकि जब हम खेलने जाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं या वॉलीबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, कोई भी गेम्स खेलते हैं, तो उसमें मेहनत लगती है, श्रम लगता है और हमें थकान महसूस होती है। तो थकान, जबकि इंसान सुख के लिए थकान दूर करना चाहता है, थकान को लाना नहीं चाहता, थकान लेकर के आनंद मिलता है। जैसे हम एक फुटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, बच्चों के साथ क्या करते हैं? बहुत सारी अटखेलियां करते हैं, बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, चौपाई दोहे बोलते हैं, हम अंत्याक्षरी करते हैं। वहां क्या मिलता है? हमें आनंद मिलता है, सुख नहीं मिलता है। सुख नहीं, आनंद मिलता है। तो ये क्या है? खेल से हमें क्या मिलता है? आनंद की अनुभूति होती है। और खेल से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? खेल से हमारे जीवन में सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ता है कि हम एक तरीके से अनुशासित होते हैं।
जैसे हमें ये नियम है कि हमें 6 ओवर, 1 ओवर ही खेलना है या 50 ओवर में हमें इनसे आगे जाना है। तो अगर हम अनुशासित तरीके से खेलेंगे तभी तो अपने एंटी पार्टी को हार दिला सकते हैं और खुद जीत सकते हैं। दूसरी बात, जैसे हम खेल का हमारे जीवन में और लाभ देखें, खेल से हमारे जीवन में क्या होता है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, मन मस्तिष्क हमारा स्वस्थ रहता है, मस्तिष्क हमारा क्या रहता है, कह सकते हैं कि प्रफुल्लित रहता है। कारण क्या है कि हमारा शरीर जब हम खेलते हैं तो हमारे अंदर स्फूर्ति आती है, एनर्जी आती है और हम क्या करते हैं कि अपने आप को ऊर्जावान बनाते हैं। तो ये खेल के क्या होते हैं, हमें लाभ होते हैं। खेल से और देखा जाए, खेल से आज के जमाने में तो देखा जाए तो खेल से क्या हो रहा है, हमें बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां भी प्राप्त हो रही है। जैसे बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, जैसे बड़े बड़े हॉकी मैन हैं, जैसे मेजर ध्यानचंद का आप सभी नाम सुने होंगे। उनके नाम से ही क्या किया जाए, हॉकी मैन कहलाते हैं वो। तो वो देखिए क्या है कि उनके नाम से एक खेल फेमस हो गया। तो यहाँ क्या है कि खेल से आपको बहुत कुछ मिलता है, लेकिन खेल को खेल की तरीके से खेलें। और खेल में और क्या मिलता है, जैसे हमें साहस मिलती है। हमें क्या मिलती है, साहस मिलती है। जैसे हम देख लेते हैं खेल खेलते खेलते कि भले भी हम एक बार गिर जाते हैं और हमें क्या होती है कि हम साहस के कारण पुनः खड़े हो जाते हैं। और दूसरी बात, धैर्य मिलती है। धैर्य भी एक अच्छे खिलाड़ी के अंदर धैर्य जरूर होता है, तभी वह आगे जाएगा। तो धैर्य मिलता है। धैर्य क्या होता है कि वहां हमारा, मान लीजिए हमारी पार्टी जो है वो हार रही है, हमारी जो टीम है वो हार रही है, लेकिन हमें वहां धैर्य रखना होगा, हमें धैर्य धारण करना होगा। ये नहीं कि बेईमानी करके हम जीते। तो ये देखिए धैर्य मिलता है, साहस मिलती है। उसमें क्या होती है, पैसे तो मिल ही रहे हैं और क्या होते हैं, आनंद भी मिल रहे हैं। और अनुशासित, जैसे बीसीसीआई जो है कि जो क्रिकेट बोर्ड है वह एक नियम बना के रखा है कि आपको कितने बोलना है, संयमित बोलना है, किसी को गाली गलौज नहीं करना, किसी को गलत तरीके से आपको इंडिकेट नहीं करना, किसी को गलत इशारे नहीं करने। ये सारी चीजें किसके अंतर्गत होती है, खेल के अंतर्गत। अर्थात आपको अनुशासित भी बनाता है खेल। आपको चूंकि आप अनुशासित नहीं रहेंगे तो खेल के बाहर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ अनुशासन में रहना। और सबसे महत्वपूर्ण बता दें बच्चों, इसको आप थोड़ा कम जानते होंगे, जो थोड़ा करंट अफेयर देखते वगैरह होंगे उनको पता होगा, नहीं तो ज्यादातर बच्चों को ये चीजें नहीं पता होगी। ये करंट में ज्यादातर चल रही है, बीमेन बीमेन पावर लाइन। वीमेन पावर लाइन अर्थात वुमेन पावर लाइन कह सकते हैं आप, कहना चाहें तो। वुमेन पावर लाइन क्या है, यह वुमेन पावर लाइन की अगर हम बात करें तो यह उत्तर प्रदेश, लिख देता हूं बच्चों, उत्तर प्रदेश, उत्तर यूपीपी, उत्तर प्रदेश पुलिस का एक अभियान है। क्या है, एक अभियान। उत्तर प्रदेश पुलिस का एक अभियान है जो क्या रोकता है, यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न और क्या, महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा और पितृसत्तात्मक, इतनी भी चीजें मैं लिख देता हूं, यहां पे समझाता हूं ये क्या चीज है। वुमेन पावर लाइन जो है बच्चों, यह क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा एक अभियान चलाया गया है जिसका टोल फ्री नंबर 1990 है। नहीं 1990 नहीं, सॉरी बच्चों, 1090 है। कितना है, 1090 है, 1990 नहीं। 1090 जो है हम मिटा देते हैं, लिख देते साफ साफ 1090। ये महिलाओं के लिए बहुत कारगर है। जब ये उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा अभियान चलाया गया कि जो महिलाओं के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा है, उनके साथ यौन उत्पीड़न होता है। जैसे हमारी पहले क्या होती थी, महिलाएं, हमारी बच्चियां, हमारे बहुएं, हमारी पत्नियां, हमारी माताएं जब सड़क पे निकला करती थी तो उनको क्या होता था, कोई दरिंदे, कोई गुंडे, कोई मवाली, कोई शराबी, कोई गंजेड़ी पकड़ लेता था और उनके साथ गलत किया करता था। तो इसके, उन माताओं की इज्जत और आबरू को बचाने के लिए यह एक टोल फ्री कॉल सेंटर बनाया गया, जिस पर आप फोन करेंगे तो फ्री में फोन लगेगा, पैसा नहीं कटता है। और यहाँ पे 24 घंटे कह सकते हैं 24x7, 24x7, 24 घंटे 7 दिन, अगर और आगे करना हो तो लिख सकते हैं 365 दिन, 24 घंटे 7 दिन। और 7 ही दिन नहीं,
365 दिन अर्थात पूरे साल काम करता है। अर्थात कह सकते हैं एक भी क्षण नहीं है, एक भी टाइम नहीं है जब ये काम न करता हो। तो ये क्या है कि जब महिलाओं के साथ गलत होता है, यौन उत्पीड़न होता है, वो अगर फोन लगाएंगी मेरे साथ कुछ गलत होने की आशंका है या गलत हो रही है, तो यह कॉल सेंटर से पुलिस वहां तुरंत तत्काल पहुंचती है। दूसरी बात क्या है, इसका और उद्देश्य क्या है कि महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखना। तीसरी बात क्या है कि पितृसत्तात्मक, जैसे क्या होता है कि हमारे देश में ज्यादातर देखा जाता है कि यहाँ पितृसत्तात्मक देश है, अपने देश को माना जाता है। जैसे हम लोग भी जिस परिवेश में रह रहे हैं वहां क्या होता है, हमें ज्यादातर लोग क्या करते हैं, लोग यही पूछते हैं आप किसके बच्चे हैं। तो ऐसा ये होता है, कारण क्या है कि ये दो चीज पहलू हो सकते हैं कि हमें अपने घर में पिताजी के नाम से जाना जाता है और हमें अपने मामा के यहाँ मम्मी के नाम से जाना जाता है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन वहां पे जो पिताजी के पक्ष में हम क्या होते हैं, अगर पिताजी कुछ कहें गलत भी कहें तो सत्य है, और माताजी कुछ कहें सही भी कहें तो वो असत्य है। अगर ऐसा करते हैं कि पिता का समर्थन करें और माता का समर्थन न करें तो वो पितृसत्तात्मक, मतलब हम पिता के पक्ष में ज्यादा है और पिता को वैल्यू ज्यादा दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम जो इस दुनिया में आए हैं तो दोनों के योगदान से आए हैं। और अगर देखा जाए बच्चों, जहां तक मुझे लगता है, मेरा खुद का एनालिसिस कहता है कि जो माँ होती है वह, माँ का प्यार जो होता है दुनिया में सबसे बड़ा प्यार होता है। उसका वजह है कि माँ ही एक होती है जो हमें 9 महीने पहले से प्यार करना प्रारंभ कर देती है। जो हमारा पिता है, जो हमारे अन्य परिजन है, हमारे इष्ट मित्र है, वो हमें प्यार तब से देना चालू करते हैं, दुलार तब से देना चालू करते हैं जब हम इस धराधाम पे आते हैं, इस धरती पे आते हैं। लेकिन हमारी माँ जो होती है वह हमें जिस दिन हम गर्भ में आ जाते हैं उसको तो पता ही चल ही जाता है, उस दिन से ही मुझे वह लाड प्यार देने लगती है, लालन पालन करने लगती है। माताओं को इतनी सारी वोमिटिंग होती है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, ये डॉक्टर्स लिख देते हैं सजेशंस, ये आपको नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, खट्टा नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, तीखा नहीं खाना, करवट नहीं लेटना, ऐसे नहीं लेटना, वैसे नहीं लेटना, भारी चीज नहीं उठाना, हल्के चीज नहीं उठाना, ये मतलब तमाम प्रकार की, जैसे वहां बता देते हैं आपको ये एक्सरसाइज करना है, वैसा करना है। तो तमाम जो निर्देश होते हैं डॉक्टर्स के होते हैं, घर वाले के निर्देश होते हैं, जो जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं निर्देश देते हैं, वो माँ सब कुछ मानती है। किसके लिए मानती है? मेरे लिए मानती है, चूंकि मैं ही उसके गर्भ में पल रहा होता हूं। तो देखिए, मुझे जहां तक लगता है और मैं मानता हूं कि दुनिया में माँ का प्यार जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, क्योंकि दुनिया में आने के बाद ही मुझे सब मोहब्बत देते हैं, प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, दुलार देते हैं। लेकिन मेरी माँ जो होती है वह सब कुछ मुझ पर निछावर करती है, लुटाती है जिस दिन मैं उसके गर्भ में आता हूं। अर्थात दुनिया के प्यार से मेरे माँ का प्यार जो है वो 9 महीने बढ़ा है, और 9 महीने जो बढ़ा है तो बड़ा जो होता है उसको ज्यादा सम्मान जाता है, उसका हक है कि उसको ज्यादा सम्मान मिले। ये मेरा नजरिया है। अब आपका क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे नजरिए से जो माँ का अस्तित्व होना चाहिए वह ज्यादा होना चाहिए। दुनिया की हर रिश्तों से ज्यादा अहमियत किसकी होनी चाहिए? माँ की होनी चाहिए, क्योंकि माँ के ही बदौलत हम आए हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि अन्य रिश्तों का आप सम्मान न करें, अन्य रिश्तों का सम्मान करें, लेकिन माँ को ठुकरा के नहीं, माँ को सम्मान देते हुए अन्य रिश्तों का सम्मान करें। देखिए, कोई भी दुनिया में बच्चों ये एक चीज है, कुछ लोग क्या होते हैं किसी एक के लिए किसी एक को छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं, आपको बैलेंस करके चलना होगा। क्योंकि हम जानते हैं सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेव वयम पिता मातरम पितरम सर्वयतनेन पूजते, मतलब मेरी माता क्या है? सर्वतीर्थ है, और मेरे पिता शव देवता समान है। तो मुझे उनकी माता पिता के चरण बंदन क्या करने चाहिए? बहुत तरीके से करने चाहिए। क्योंकि अगर हमें कहीं जाना है, मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, अच्छी बात है, आप जाइए, वहां मना ही नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि आप अपने पिताजी के टाइम में से निकाल करके वहां जाएं। अपने टाइम को घटाइए। अगर हमें 4 घंटे सोने हैं तो हम 3.5 घंटे सोएंगे, 3.25 घंटे सोएंगे, 15 मिनट में मंदिर से जाके चले आएंगे। ये नहीं कि पिताजी को अगर हमें 10 मिनट पाँव उनका दबाना होता है या पिताजी की कुछ सेवा करनी होती है, दवा वगैरह देनी होती है, तो आज मुझे मंदिर जाना है, पिताजी की दवा नहीं देंगे, ऐसा नहीं। पिताजी की दवा देंगे, उनका जो टाइम है उनको पूरा देंगे। हमें मंदिर जाना है, हमें इष्ट मित्र से मिलना है, हमें कहीं जाना है, तो हम अपने टाइम में से निकालेंगे, अपना टाइम घटा लेंगे। अगर हमें सोना ज्यादा है, 8 घंटे सोते हैं, 7.5 घंटे सो लेंगे। या मान लीजिए हमें रेस्ट चाहिए, तो हमें रेस्ट चाहिए, तो हम ये नहीं है कि हम रेस्ट करेंगे तो पिताजी वाले में काटेंगे। हमें रेस्ट करना है, हम कम रेस्ट कर लेंगे, मंदिर भी चले जाएंगे, पिताजी को भी देख लेंगे और अपने टाइम में मैनेज करेंगे। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमें मान लीजिए कि मेरे पास पैसों की तंगी है।
अगर पिताजी को दवाइयां लाना है और अगले महीने ये हो मुझे सत्यनारायण व्रत कथा सुनना है, तो अब 100 रुपए 200 रुपए जो भी सामान्य हम करते हैं, बच्चों बहुत उड़ के नहीं बतिया रहे हैं, मान लीजिए 500 में मुझे सत्यनारायण व्रत कथा सुननी है, तो हम कहें पिताजी की दवा नहीं लाते, हम सत्यनारायण व्रत कथा सुन ले, ये गलत होगा। पिताजी की पूरी भरपाई होगी, पिताजी की पूरी तवज्जो होगी, पिताजी की पूरी रखवाली होगी। उसके बाद भगवान सत्यनारायण व्रत कथा अगर सुनने की बहुत आकांक्षा है, हम सुनेंगे, लेकिन कैसे? जैसे हम जाते हैं मार्केट में, नाश्ता कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं, गुटखा खा लेते हैं, अन्य चीजें कर लेते हैं, वो सब अपनी कटौती कर सकते हैं। वो कटौती करके हम भगवान सत्यनारायण व्रत कथा सुन लें। तो ऐसा रास्ता अगर चुने तो ये बेहतर है। चूंकि मैं ऐसा करता हूं तो इसलिए मैं आपको सजेशन दे रहा हूं। कुछ लोग मुझे ऐसा मानते होंगे कि भैया आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो ये भाई हर व्यक्ति का अपना अपना विचार होता है। क्योंकि मुझे लगता है कि जो जिसका है उसको देना निश्चित है। भगवान के नाम पे भी मुझे निकालना है, माँ बाप के नाम पे भी निकालना है, वो कटौती किसमें है? मुझ में हो। अगर नहीं पूज रहा है तो और मेहनत करेंगे, लेकिन हमें सब कुछ करना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ क्या है कि ये जो है अभियान चलाया गया, ये हमारी माताओं बहनों के साथ बहुत अनर्गल हो रहा था। तो यहाँ उनके साथ ही उनका यौन उत्पीड़न न हो, उनका महिला का जो महिला सशक्तिकरण उनको और मजबूत किया जाए, और पितृसत्तात्मक जो पिता का ज्यादा महत्व है, माँ का महत्व कम है, उसको बैलेंस करने के लिए कि माँ का भी महत्व है, पिता का भी महत्व है, उन दोनों को बैलेंस करने के लिए यह एक कॉल सेंटर बनाया गया है, जिसको हम क्या कहते हैं, ये एक वुमेन पावर लाइन, और इसका टोल फ्री नंबर होता है 1090। यह 24 घंटे काम करता है 365 दिन। अगर किसी माता बहन को समस्या होती है तो वह 1090 पे कॉल कर सकती है, और तत्काल कुछ ही क्षणों में आपके सम्मुख पुलिस प्रस्तुत होगी और दोषी को सजा दिलाने का कार्य करेगी। तो यहाँ क्या है कि यह हम मानते हैं कि सरकार की अच्छी पहल है। अगर ऐसी सरकारें ऐसे कार्य करें तो उनको हम सही कहेंगे। लेकिन कुछ छोटी सरकारें होती हैं जो कि जनता के पैसे तो खा जाती हैं, लेकिन जनता के हित की बातें नहीं करती हैं। तो हमें अगर जनता की, जैसे जनता मतलब हम भी हैं, हम भी टैक्स देते हैं, माचिस खरीदते हैं, माचिस पे टैक्स लगता है, उसमें हम भरपाई करते हैं। कुछ भी चीज लेते हैं उसमें टैक्स देते हैं, तो भाई हम तो टैक्स दे रहे हैं, अदा कर रहे हैं, हम तो चोरी नहीं कर रहे हैं, तो आप चोरी क्यों कर रहे हैं? अगर आप चोरी कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। भाई हम आपको शासन में इसीलिए तो बैठाए हैं कि आप मेरे हित की बात करें, मेरे लिए जो भी। हम ये नहीं कहते हैं कि एकाएक आप सुधार ला सकते हैं, लेकिन आप धीरे धीरे जहां संभव हो, जितना, चूंकि हम नीति निर्देशक सिद्धांत जो है यही तो कहते हैं कि उनमें जो लिखी बातें हैं वह कोर्ट के द्वारा मुझे नहीं दिलाई जा सकती, लेकिन क्या है, सरकार जैसे जैसे मजबूत होगी वह सारी व्यवस्थाएं मुझे देती जाएगी। जैसे पंचायत की पहले व्यवस्था नहीं थी जो आर्टिकल 40 में दिया गया है, लेकिन जैसे जैसे सशक्त हुई सरकार और हमें वो देती गई। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो नीति डीपीएसपी में लिखे हुए हैं, वो मुझे अभी नहीं मिल रहे हैं, बाद में मिलेंगे। जैसे अनिवार्य शिक्षा थी, अब अनिवार्य शिक्षा क्या है? अभी क्या है, सरकार 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एलिजिबल है, 6 से 14 साल के बच्चों को दे रही है। जो मेधावी बच्चे हैं उनको फ्री निःशुल्क शिक्षा दे रही है। अब सरकार और सशक्त हो जाएगी और मजबूत हो जाएगी तो सरकार और लोगों को और सुविधाएं देगी। तो देखिए, हम सरकार पे भरोसा करना हो, मेरा कर्तव्य है, मुझे करना होगा। जैसे हमें अपने माँ बाप पे भरोसा करना होता है कि मेरे माँ बाप मेरे लिए बेहतर करेंगे, वैसे सरकारों से मेरी अपेक्षाएं होती हैं, क्योंकि वो मेरे क्या है, कह सकते हैं कि जो सरकारें बनती हैं वो हम 5 साल के लिए मेरी क्या है, कर्ता धर्ता होते हैं। वो चाहे गलत करें चाहे सही करें, सही करेंगे तो उसका मुझे सुख मिलेगा, और गलत करेंगे तो उस अत्याचार और अनाचार को मुझे सहना पड़ेगा। तो इसलिए मैं उन सरकारों से भी ये अपेक्षा रखता हूं कि वो हमारे आने वाली पीढ़ियों को इतनी बेहतर शिक्षा मुहैया कराएंगे, इतनी बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मुहैया कराएंगे कि मेरा जो देश था वो विश्व गुरु था, विश्व गुरु बना रह जाएगा। चूंकि जैसे बीच की स्थितियां गड़बड़ हुई, लेकिन अगर अनवरत सरकारें बेहतर करेंगी तो उससे क्या होगा? देखिए, जो शिक्षा है, शिक्षा ही मनुष्य को सब जगह सम्मान दिला सकती है। चूंकि राजा पूजते स्वदेशे विद्वान सर्वत्र पूजते, तो राजा अपने देश में पूजा जाता है, विद्वान सर्वत्र पूजा जाता है। तो अगर बच्चों को अच्छी तालीम दी जाएगी, अच्छी तहजीब दी जाएगी, तो क्या होगा? निश्चित ही बच्चे आगे बढ़ेंगे और विश्व पटल पे भारत का नाम रोशन करेंगे।
देखिए बच्चों, ये शारीरिक शिक्षा से संबंधित ऐसे ये सारे प्रश्न बनेंगे आपको। अगर आपको ये मेरा वीडियो, मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हो तो आप इसको लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए। बच्चों प्लीज आपसे कहते हैं, आप कमेंट करिए जो आपको लगे, जितने लायक कमेंट लगे, जितने लायक आपका वीडियो लगे। जैसे इसमें कुछ खामियां लगे तो खामियां भी आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे मेरे एक दिन कुछ नाम तो नहीं याद आ रहा है, एक इजी करके ऐसे कुछ मेरे मित्र हैं, वो मेरे लिए लिखे थे कि सर इसमें कुछ सुधार करना है, आप पढ़ के फिर पढ़ाइए। तो मैं मानता हूं कि ठीक है भैया, अगर आपके नजर में ऐसा है, जो आप कमेंट करेंगे उसको मैं फिर से पुनः देखा। तो देखिए कि मेरा काम है, अगर आपके नजरिए से गलत लग रहा है तो आप गलत कमेंट कीजिए, क्योंकि मुझ में सुधार होगा। और अगर मैं सही हूं तो कोई बात ही नहीं है। अगर मैं सही हूं, आप चुटकी लेने के लिए मेरी बुराइयां कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर सही बुराइयां कर रहे हैं, मतलब मेरी कमियों को दिखा रहे हैं मुझे, तो बहुत अच्छी बात है। हम उस कमियों को दूर करेंगे। और दूसरी बात बच्चों, कि अगर आप अभी तक, और मित्रों अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक तत्काल पहुंचे और आप हर वीडियो का आनंद लें और जानकारियों को ज्यादा से ज्यादा अपने पास रखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इसी के साथ सभी मित्रों को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।